जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोनिहाल। मित्रों नमस्कार, हम पंजाबी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पंजाबी चैनल के माध्यम से हम आपको हर बार एक नई शख्सियत से मिलाते हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद बुरी परिस्थितियों में भारत में आए और उनके साथ कई तरह की जातियाँ हुई। उसके बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान में आकर एक नया आयाम स्थापित किया और अपने आप को स्थापित करके आज वो जो है कामयाबी हुए और लोगों के लिए प्रेरणा बने। तो इस चैनल की शुरुआत हिमांशु लव जी ने की थी, आज जो स्वयं पंजाबी परिवार से संबंध रखते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनके परिवार का क्या इतिहास रहा और कैसी परिस्थितियों में ये अपना पाकिस्तान से भारत आए। हिमांशु जी, आपका इस पंजाबी चैनल में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पंजाबी चैनल के श्रोताओं। हिमांशु जी, ये बताइए कि जो विभाजन की जो विभीषिका थी उसमें जब पाकिस्तान से जो लोग आए उस समय जो है बहुत बड़ा जो है नरसंहार हुआ, लोगों को मारा गया और जो है यहाँ लाशें कट के आ रही थी। तो मंजर आपके जो है परिवार वालों ने देखा हुआ था, तो क्या बताते थे कि किस तरह का मंजर वो रहा था? देवेंद्र जी, हमारा परिवार जो अब पाकिस्तान है बंटवारे के बाद, पाकिस्तान में हम गुजरांवाले के रहने वाले और गुजरांवाला में तहसील हाफजाबाद और गांव था हमारा कोटनक्का। कोटनक्का गांव से हम लोग आए। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री बद्रीनाथ जी उस समय वहाँ पर सवायामल नाम से एक फ्लोर मिल थी जो कि लाहौर जेल के बिल्कुल सामने थी, जिसमें भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई। उसी जेल के बिल्कुल सामने वो मिल थी। वो उसमें मुंशी थे, मुनीम थे और मेरे ताऊ जी स्वर्गीय मनमोहन वैद्य जी वो गांव में रहते थे कोटनक्का। मेरे दादाजी के 4 पुत्र थे, सबसे बड़े मनमोहन वैद्य जी, उसके बाद मेरे पिता स्वर्गीय श्री कृष्ण मित्र जी, उसके बाद योगेंद्र पाल लव और उसके बाद यशपाल लव, और सबसे बड़ी हमारी बुआ जी थी जिनका नाम कांता था। लगभग सारे ही वैद्य जी सबसे बड़े थे, मनमोहन वैद्य जी और हमारी बुआ जी बड़ी थी, बाकी सब उम्र में छोटे थे। मेरे पिताजी उस समय 14 साल के थे और मनमोहन वैद्य जी की शादी हो चुकी थी और उनकी उस समय एक बेटी थी स्नेह प्रभा, जो 3 साल की थी जब बंटवारा हुआ। उसके बाद हम लोग, और वहाँ हमारा अच्छा खासा खेती थी और ब्राह्मण परिवार होने के नाते से वहाँ पर हम लोग पंडिताई भी करते थे। मेरे पिताजी गुरुकुल के पढ़े हुए थे, वहीं पाकिस्तान में गुरुकुल में पढ़े। गुरुकुल में पढ़ने के कारण उनकी संस्कृत बहुत अच्छी थी। और मेरे ताऊ जी मनमोहन वैद्य जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। उन्होंने 2 साल ओटीसी प्रथम और द्वितीय वहीं पाकिस्तान में किए। और जिस समय वहाँ का माहौल खराब होता चला गया, खराब दर खराब, तो वहीं से वैद्य जी ने सारे परिवार को ये कहा कि भाई अब यहाँ रहना उचित नहीं है, और उनको मिलिट्री के ट्रक के माध्यम से और गुजरांवाले से लायलपुर तक तो पैदल ही काफिले में आए। और संघ की दृष्टि से वैद्य जी उस 60,000 व्यक्तियों के काफिले के इंचार्ज। लायलपुर आकर एक कैंप में वहाँ पर रुके हमारा परिवार। लगभग 150 लोगों का घर कुनबा था, पूरा परिवार था जो वहाँ से चला और यहाँ आने तक कई लोग वहीं मारे गए। मेरे दादाजी भी 3 भाई थे, सबसे बड़े मतलब मेरे जो दादाजी थे वो बीच के थे, उनसे एक बड़े भाई थे, एक उनसे छोटे थे, मेरी दादी थी। यहाँ तक सबसे बड़े दादाजी आए, तीनों भाई जो सबसे छोटे थे उनको कुल्हाड़ियों से उनके ऊपर इतने वार हुए कि वो फिर यहाँ आने के बाद दोबारा अपने शरीर पर ठीक से चल भी नहीं पाए और उन्होंने उस वजह से शादी भी नहीं की और इसी प्रकार वो रहे। उस बंटवारे के बाद सबसे पहले हम
अमृतसर में आए। मेरे ताऊ जी की और पिताजी की एक बुआ जी थी, उनके बेटे शिव प्रकाश वैद्य, वो अमृतसर में ही रहते थे। तो सबसे पहले हम उनके घर आए। एक एक जोड़ी कपड़ा तन पे था और कुछ हमारे पास नहीं था। तो उन्होंने एक ही थान खरीद कर सब परिवार के लोगों को एक जैसे कपड़े, महिलाओं को सलवार सूट और आदमियों को कुर्ते पजामे वो बनवा दिए। इस प्रकार हम अमृतसर पहुंच गए। हिमांशु जी, आपने बताया कि किन परिस्थितियों में आपका परिवार पाकिस्तान से आया, पहले अमृतसर आया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जो ताऊ जी थे मनमोहन वैद्य जी, वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो हमें ये पता लगा है कि जब उन्होंने वहाँ से जो लोग पलायन कर रहे थे, तो उन्होंने प्रण लिया था कि पहले मैं अपने कुनबे को बाहर निकालूंगा, तब मैं जो है जाऊंगा अपनी, और वो लास्ट तक वहाँ पर रहे। तो किस तरह का तो है उन्होंने जो है वहाँ पर कैसे कैसे किया, लोगों को निकाला, और तब क्या परिस्थितियाँ रही थी? मनमोहन वैद्य जी जो मेरे ताऊ जी थे, वो सबसे बाद में आए थे। जब लायलपुर कैंप पे आए और रात को हमला हो गया, उस हमले में जैसा ताऊ जी हमें बताते थे कि 6,000 लोग उस हमले में मारे गए, क्योंकि उस कैंप में 60,000 आदमी वहाँ पर था। तो 6,000 जो लोग मारे गए, उसमें हमारे घर परिवार के कुनबे के लोग भी थे, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर महिलाओं का और जवान बेटियों का कत्लेआम हुआ। क्योंकि जिस समय गदर मचा तो महिलाओं के पास जो भी सोना जेवरात थे, वो महिलाओं ने या तो अपने गले में पहन लिए या हाथों में पहन लिए, जिस कारणवश वहाँ लूटपाट के समय महिलाओं के ऊपर ज़्यादा हमला हुआ, महिलाएं ज़्यादा मारी गई और लोगों के सोना लूटने के नियत से उनको मारा गया। जब ताऊ जी ने बाकी परिवार को तो मिलिट्री के ट्रक में भेज दिया, लेकिन जो वहाँ लोग मारे गए थे, तो वहाँ से 1 क्विंटल सोना लगभग रहा होगा, तो वो उसको बिस्तर बंद में बांध कर भारत के बॉर्डर पर लाए थे। तो वहाँ के जो कमिश्नर, कस्टोडियन कमिश्नर वहाँ खड़े थे, वो बाई चांस वैद्य जी के ससुराल के निकल आए। उन्होंने कहा भी कि वैद्य जी, इस सोने को आपने मेरे सामने खोला ही नहीं, आप इसे अपने साथ ले जाओ, लूटे पिटे आए हो, यह आपके काम आएगा, इसे ले जाओ। उन्होंने कहा जी, इस सोने की वजह से बहुत सी बहन बेटियां, माताएं मारी गई हैं, मुझे ये जेवर या सोना मुझे नहीं रखना, ये आप अपने पास जमा कर लें और फौज के लिए हथियार खरीद लें। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि जो है उन्होंने लोगों को बचाया और सोना भी लेके आए, तो जब आप पाकिस्तान से आए तो कुछ आप लेके आए या खाली हाथ आए? बिल्कुल क्या परिस्थिति रही? मतलब जैसे कुछ लोग तो थे, कुछ लोगों को पहले ही आभास हो गया था, तो कुछ लोग पहले ही शिफ्ट कर गए थे, तो आपको कुछ समय मिला, कुछ मतलब कुछ लाने का या कुछ धन संपत्ति सोना लाने का कुछ समय मिला, ताकि यहाँ पर आप जो है अपने आप को स्थापित कर सको? देखो जी, लेके घरों से तो सब लोग बहुत कुछ लेके चले थे, लेकिन क्योंकि अपने गांव से जब पैदल चले, पैदल काफिले में चले, और जब सामान हाथ पे कंधे पे उठा रखा था, कोई वाहन या कोई ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं, तो लोग बाग जो भारी सामान था रास्ते में फेंकते चले गए। तो जब हमारा परिवार जब हिंदुस्तान में प्रवेश किया तो खाली हाथ, ना कोई जेवर, ना कोई सोना, ना कोई पैसा, ना कोई धेला, कुछ नहीं, सुई की नोक के बराबर भी हम सब कुछ, अधिकतर परिवार जो है वो खाली हाथ ही आए थे। हमारा परिवार भी खाली हाथ ही आया, पल्ले कोई पैसा नहीं था, रोटी खाने को नहीं थी। फूफा जी के यहाँ जब अमृतसर में ठहरे, उन्होंने भी 2-4 दिन 5 दिन बाद कह दिया, भाई अपना काम धंधा हिला देखो, मेरा भी घर इतना बड़ा तो है नहीं जिसमें आप सब लोग रह पाओगे, अपना अपना रोज़गार देखो। वहाँ से हमारा परिवार जो है चल के दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद में जो कमिश्नर बॉर्डर पे मिले थे वैद्य जी को, वही कमिश्नर कस्टोडियन, एज ए कस्टोडियन कमिश्नर होके दिल्ली में मिल गए।
उनका तबादला दिल्ली हो गया था, तो जब मिले तो वैद्य जी को मिले। उन्होंने कहा वैद्य जी एक काम करो, करोल बाग में ये 4 कोठियाँ हैं, आप 4 भाई हो, 1000-1000 गज की 4 कोठियाँ, तो इनमें ताले लगाओ और इनमें रहना शुरू कर दो, और ये लो अलाटमेंट लेटर, मैं तुम्हें अलाट करता हूँ। तो वहाँ पे 4 कोठियाँ हमने ताले लगा लिए, लेकिन उन कोठियों को ज़्यादा दिन हम रख नहीं पाए, क्योंकि खाने को पल्ले पैसे नहीं थे, रोज़गार करने को पैसे नहीं थे। तो वो 4 कोठियाँ उस मंदे टाइम में 4000 रुपये में 4 कोठियाँ बेच दी, और हम सब लोग दरियागंज में आ गए। तो आपका जो है पाकिस्तान से अमृतसर, अमृतसर के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद जो है आपने यहाँ को गाज़ियाबाद में आके स्थापित किया, तो वो सफ़र कैसा रहा आपका गाज़ियाबाद? हम दिल्ली से गाज़ियाबाद नहीं आए, पहले तो दिल्ली में ही दरियागंज में मेरे पिताजी के मौसा जी वहीं रहते थे, उनकी आयुर्वेदिक फार्मेसी थी, उस फार्मेसी में काम किया, क्योंकि मनमोहन वैद्य जी वैदक का काम जानते थे, तो वहाँ फार्मेसी में काम करने लगे, वैदक करने लगे। लेकिन परिवार बड़ा था, जितना पैसे वहाँ मिलते थे उससे रोजगार चल नहीं रहा था। कुछ पैसे जो 4 कोठियाँ बेची थी, कुछ पैसे पल्ले थे, तो मौसा जी ने कहा तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से हरदा चले जाओ मध्य प्रदेश, वहाँ जाके मेरे एक मित्र हैं, उनके पास आप आयुर्वेद की वहीं फार्मेसी लगा लो। तो वहाँ से हरदे पहुँच गए, हरदे में जाके फार्मेसी लगाई, वो फार्मेसी चली नहीं, फिर वही खाली हाथ हो गए। वहाँ से सारा परिवार जो है कि भाई अब हमारे पास रहा कुछ नहीं है, तो हम लोग वृंदावन आ गए। वृंदावन में मेरे दादाजी के भाई यानी कि पिताजी के मामा जी और उनका परिवार रहता था, तो हम धर्मशाला में हमारा परिवार वृंदावन में रहने लगा और वहाँ रोजगार की व्यवस्था सोचने लगे। लेकिन वहाँ भी ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग नहीं रह पाए, वहाँ से हम गाज़ियाबाद आ गए। अच्छा, गाज़ियाबाद में आए तो शुरुआत में किस तरह का संघर्ष आपके परिवार का रहा, और ख़ासकर जब जो है राहत शिविरों में जब आप रहे, तो राहत शिविरों में जो है किस तरह की परिस्थितियाँ रही है? जैसा कि अमूमन सब लोग जानते हैं कि राहत शिविरों में जो है लोगों को खाना एक टाइम का मिलता था, एक टाइम का नहीं मिलता था, तरह तरह की बीमारियाँ फैल जाती थी। उसमें भी सुना है कि मनमोहन वैद्य जी ने काफ़ी लोगों की सेवा की, काफ़ी हेल्प की। तो किस तरीके से जो है वो राहत शिविरों का जो है उस समय मंजर था, किस तरीके से जो है वहाँ परिस्थिति थी, कैसे वहाँ लोग रहते थे, और फिर कैसे उनकी जो है मदद सरकार से ली जाती थी? हम लोग जब गाज़ियाबाद आए तो रामलीला ग्राउंड जो घंटाघर पे आज की तारीख में रामलीला ग्राउंड है, वहाँ राहत शिविर लगा हुआ था, और शंभू दयाल इंटर कॉलेज होता था जब, और एक राहत शिविर वहाँ पे था। तो हम सबसे पहले घंटाघर रामलीला ग्राउंड वाले राहत शिविर में आए, तो वहाँ ठहरे, और घंटाघर रामलीला ग्राउंड के सामने ही दिल्ली आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से सरिया मिल हुआ करती थी। तो वैद्य जी ने वहाँ पर 50 रुपये महीने पे वहाँ पे नौकरी कर ली, तो सरिया मिल में वो काम करने लगे, क्योंकि वैदक का काम जानते थे, और उसके मालिक उस समय सेठ जयप्रकाश जी थे। तो सेठ जयप्रकाश जी ने कहा भाई वैद्य जी तुम वैदक का काम जानते हो, तो उन्होंने सेठ मुकुंद लाल इंटर कॉलेज मुकुंद नगर में एक वैदक की दुकान, और उन्होंने अपने पिताजी के नाम से मुकुंद लाल औषधालय के नाम से एक दुकान बनाई, और दवाइयाँ सेठ जी उपलब्ध कराते थे, और वैद्य जी वहाँ पर बैठ के दवाइयाँ देते थे। 10 पैसे की पर्ची हुआ करती थी, और कई बार मरीज जिसको बता दिया कि दवाई दूध से लेनी है, तो उस समय सभी की हालत ख़राब थी, तो वो कहते थे वैद्य जी दूध के लिए तो पैसे ही नहीं हैं। तो वैद्य जी गले में से पैसे निकाल के दे देते थे कि ले भाई तू ये जाके दूध ले लियो और दूध से दवाई ले लियो। ऐसे ही काम चलते रहे। तो धीरे धीरे सेठ जयप्रकाश जी ने वैद्य जी को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया, तो वो उनके साथ लग गए। ऐसे ही धीरे धीरे काम चलता रहा। परिवार में मेरे पिताजी उस समय पढ़ रहे थे, तो उन्होंने 12वीं क्लास
पढ़ी और इन ग्राहम स्कूल से, इन ग्राहम इंस्टीट्यूट से उन्होंने बीटीसी कर ली और बीटीसी करने के बाद 75 रुपये महीने पे उनकी नौकरी इन ग्राहम इंस्टीट्यूट में ही लग गई। इधर जो है कश्मीर आंदोलन चल गया, तो संघ की दृष्टि से वैजी, क्योंकि जनसंघ से जुड़े हुए थे और संघ से जुड़े हुए थे, संघ पर बैन लग गया था, तो वैजी सत्याग्रह करके जेल चले गए। 3 महीने की उन्हें सजा हो गई। एक समय था कि वैजी की तनख्वाह से पूरा परिवार चलता था, फिर उल्टा हो गया कि मेरे पिताजी की तनख्वाह से बाकी का सारा परिवार चलने लग गया। ऐसे ही धीरे धीरे करके, क्योंकि जो 2 भाई थे, यशपाल जी और योगेंद्र पाल जी, वो छोटे थे, पढ़ रहे थे, तो वो समय भी हमने देखा। तो आपके जो ताऊ जी थे, उन्होंने जो है ये जो प्रॉपर्टी का कारोबार हुआ, उसमें कब जो है वो आए, और हमने पूरे जो गुडविल उनकी हमने आज भी देखी है, उनके नाम से लोग जानते हैं। तो क्या सिद्धांत उन्होंने जो है अपनाया जो आज जो है आज मनमोहन वैज एंड कंपनी का नाम पूरे गाजियाबाद में है? देखो जी, वैज जी क्योंकि सेठ जयप्रकाश जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, तो एक समय आया कि सेठ जयप्रकाश जी ने वैज जी से कहा, भाई आप मेरे लिए ज़मीनें खरीदो, मेरे लिए बेचो। उससे पहले ये जो आज की तारीख में दयानंद नगर में सुशीला इंटर कॉलेज और विद्यावती डिग्री कॉलेज, सुशीला मॉडल स्कूल है, तो ये भी सेठ जयप्रकाश जी ने बनाए थे। इन कॉलेजों की ज़मीन खरीदने के लिए उन्होंने वैजी को ड्यूटी लगाई और वैजी ने ज़मीनें खरीदी। जब वैजी ज़मीनें खरीदने लग गए तो उनको ज़मीनों की समझ हो गई, तो सेठ जयप्रकाश जी ने फिर उनसे कहा कि भाई तुम मेरे लिए ज़मीन खरीदो और मेरे लिए बेचो, नफ़ा नुकसान मेरा, और मैं तुम्हें 2% की दलाली दूंगा। ऐसे हम ज़मीनों के काम में आ गए। This program is powered by Mixin. Dream it, live it. Safab, crafting your dreams. हिमांशु जी, जैसे आपने बताया कि आपके जो पिता थे श्री कृष्ण मित्र जी, वो जो है उन्होंने अध्ययन करने के बाद जो है अध्यापन का कार्य किया। तो जो है अध्यापन का कार्य करने के साथ साथ हमने ये भी सुना है कि वो बचपन से उनमें कविता में काफ़ी रुचि थी। तो कविता की रुचि उनकी कैसे बढ़ी और वो जो है बाद के जो है ओज के कवि बने और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति बनी? तो क्या उनका जीवन स्तर रहा, क्या जीवन उनका जो है जीवन काल रहा, किस तरीके से उन्होंने जो है अध्यापन के बाद जो है कविता करी? और हमने ये भी सुना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उन्होंने काम किया, उनके साथ उनके प्रगाढ़ संबंध थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठाया। तो उनकी जो है जो प्रेरणा आज लेकर कई कवि आज जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है काम कर रहे हैं। देखो जी, कृष्ण मित्र जी जब पाकिस्तान में अंग्रेज़ों को भगाने का आंदोलन चल रहा था, देश आज़ादी का, उस समय मित्र जी पंजाबी में कविताएं लिखी और यहाँ आने के बाद उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखनी शुरू करी। जब इनग्राहम में अध्यापन का काम कर रहे थे तो उसके बाद इनग्राहम इंस्टीट्यूट वालों ने उनसे कहा कि भाई आप जो है अमेरिका चले जाओ और आप अपना धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन हो जाओ। उन्होंने कहा जी मैं क्रिश्चियन तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने इनग्राहम इंस्टीट्यूट वालों ने उनको नौकरी से निकाला। उन्होंने नौकरी छोड़नी तो मंजूर समझी, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन करना मंजूर नहीं। इतने में वैजी भी, कश्मीर आंदोलन ख़त्म हो गया तो वैजी की जमानत हो गई, तो वैजी भी जेल से बाहर आ गए। तो उन्होंने ले जाके वीर अर्जुन अखबार में, उस समय वीर अर्जुन अखबार के संपादक पहले के नरेंद्र हुआ करते थे। अखबार की हालत खस्ता थी तो जनसंघ ने वो अखबार खरीद लिया और इसका संपादन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया। वैजी की मुलाकात अटल जी से अच्छी थी तो वो पिताजी को लेके वहाँ पहुँचे। उन्होंने वहाँ उनको नौकरी लगवा दी। वो वहाँ पर नौकरी करने लगे। तो अटल जी के साथ जब नौकरी करने लगे तो उन्होंने कहा भाई आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम है जी कृष्ण लाल मित्र। उन्होंने कहा ये लाल शब्द हटाओ और आज से तुम्हारा नाम कृष्ण मित्र है। तो कृष्ण मित्र नाम उनको माननीय अटल जी ने दिया। तो पिताजी वहाँ पर काम करने लगे। धीरे धीरे पिताजी जो है वीर अर्जुन अखबार के समाचार संपादक मंडल में आ गए और अटल जी के साथ वो काम करते रहे।
एक समय ये भी आया कि पिताजी, हमारे परिवार मात्र पिताजी की तनख्वाह से, खर्चे से चल नहीं रहा था, तो पिताजी सवेरे 4 बजे उठ के जाते थे। तो के नरेंद्र जी का एक अखबार उर्दू का था, प्रताप, और इधर जनसंघ का हिंद वीर अर्जुन। तो पहले तो वो ये दोनों अखबारें 4 बजे जाके दिल्ली स्टेशन से लाते थे, बहादुर शाह जफर मार्ग से, और फिर आकर के दरवाजे दरवाजे वो पहले अखबार बांटनी, सवेरे अखबार बांट के फिर नहा धो के तैयार होके फिर वो वीर अर्जुन अखबार के दफ्तर में काम करने के लिए जाते थे। ऐसे ऐसे संघर्ष हमारे परिवार ने कई प्रकार से करे। हमने शुरुआती दौर में गाज़ियाबाद के अंदर ही बाज़ार में लाला जी की दुकान से चीनी की बोरी खरीदनी और फड़ पे रख के चीनी भाव के भाव बेच देनी, शाम को खाली चीनी की बोरी बचनी और वो बोरी बेच के हम लोग खाना खाते थे। हालांकि मेरा जन्म गाज़ियाबाद का ही है, मेरा जन्म गांधीनगर रफूजी क्वार्टर में हुआ है। ये 80 गज का क्वार्टर था, इसी में पिताजी के चारों भाई और हमारी बुआ जी का परिवार भी, सारे लोग उसी 80 गज के मकान में रहते थे और जीवन यापन कर रहे थे। मनमोहन वैद्य जी को जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, मित्र जी भी संस्थापक सदस्य थे। सन 57 में जनसंघ ने वैद्य जी को कैला भट्टा मुकंद नगर एक वार्ड होता था, वहाँ से चुनाव लड़ा दिया। तो वैद्य जी वहाँ से नगर पालिका के सदस्य चुने गए। लेकिन एक खासियत थी कि वैद्य जी कहते थे कि कोई मुसलमान मेरे बक्से में वोट न डाले। उसके बावजूद भी मुसलमानियाँ जितनी थीं महिलाएं, वो लाइन में लग के वैद्य जी को वोट देती। कारण क्या था कि जो वैदक की दुकान वैद्य जी ने करी थी और उनको फ्री दवाई दी थी, उस नाते से वो वैद्य जी का सम्मान करते और उनको वोट देते। 10 साल इसी प्रकार वैद्य जी उसी वार्ड से पार्षद रहे। आपके पिताजी कृष्ण मित्र जी ने लाल किले से कविताएं पढ़ी हैं, दूरदर्शन में उन्होंने कविताएं पढ़ी हैं। तो जो है वो इतनी कविताएं पढ़ने के बाद भी उनका जो है पूरा जीवन जो है हमने देखा है, जो उनकी कविताएं, जो उनकी किताबें हमने पढ़ी हैं, वो लगभग जो है संघ पर भी समर्पित रहे। वो आपके जो है बाबूजी जो थे, आपके ताऊ जी, वो भी संघ को समर्पित रहे। लेकिन उसके बावजूद, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके पिता इतने बड़े राष्ट्रीय कवि होने के बाद भी पद्मश्री के हकदार थे, तो क्या कभी जो है संघ वालों ने कुछ ऐसा प्रयास किया कि भाई उनको पद्मश्री दिया जाए, या कुछ कहीं से मांग आई? आपको जो है क्या इस बारे में जो है कैसा लगता है? पिताजी को वीर रस की कविताएं लिखते थे और माननीय अटल जी भी वीर रस की ही कविताएं लिखते थे। अटल जी से प्रेरणा लेकर ही पिताजी ने वीर रस की कविताएं लिखनी शुरू, और पिताजी की समयकालीन कविताएं होती थी। जैसी घटनाएं देश में राजनीतिक दृष्टि से हो या देश के हालात के ऊपर हो, तो समयकालीन वो कविताएं लिखते थे और वीर रस की कविताएं लिखते थे। वीर रस के नाते से उन्होंने 16 साल लगातार लाल किला से कवि सम्मेलन पढ़ा। 26 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई, और दिल्ली प्रदेश भाजपा में या दिल्ली में ऐसी कोई सभा नहीं होती थी जिस सभा में माननीय अटल जी अगर उपस्थित हैं तो मेरे पिताजी कृष्ण मित्र जी की पहले उनकी कविता होती थी, उसके बाद माननीय अटल जी भाषण देते थे। एक घटना मेरे सामने की है। 1975 में इमरजेंसी लगने से पूर्व जयप्रकाश नारायण जी की एक रैली दिल्ली रामलीला ग्राउंड में हुई थी। उस रैली में अटल जी को भी आना था, तो अटल जी थोड़े लेट हो गए, तो मदन लाल खुराना जी उसका संचालन कर रहे थे। तो अटल जी आए तो अटल जी ने कहा, भाई वो कृष्ण मित्र जी कहाँ हैं? उनका जी वो तो कविता पढ़ चुके हैं, उनको नहीं दोबारा पढ़वाओ। 2 लाख से ऊपर की संख्या रही होगी। तो मदन लाल खुराना जी ने मंच से कहा कि आदरणीय कृष्ण मित्र जी जहाँ भी हों मंच पर आ जाएं, अटल जी उनको याद कर रहे हैं।
तो ऐसे संबंध अटल जी से उनके रहे। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है कि पद्मश्री या किसी और ऐसे सम्मान के लिए मित्र जी ने प्रयास नहीं किया या उनको क्यों नहीं मिला, जब तक अटल जी की सरकार रही तो मित्र जी ने कहा भाई मैं अटल जी के पास इस सम्मान के लिए मैं अटल जी के पास नहीं जाऊंगा, ना उनसे कहूँगा। मेरे संबंध अटल जी के इस प्रकार के हैं कि मैं उनसे ये कहता हुआ अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे पद्मश्री या पद्म विभूषण दें। हाँ, ये जरूर है कि 2014 से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, मित्र जी ने तो जब भी प्रयास नहीं करा, लेकिन उनके स्थान पर मैंने लगातार 2014 और 2019 के टर्म में कई बार, क्योंकि हर वर्ष इन सम्मानों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। जब 2014 से 2019 तक माननीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री रहे तो मैंने लगातार 5 साल तक उनके आवेदन को मैंने आवेदन दिया, प्रस्ताव भेजा, पूरा पूरा परिचय गया, पूरा हर वो जो भी उसके कायदे कानून थे वो अपनाए गए। 2 राष्ट्रीय कवियों के माध्यम से उसकी संतुति होती है, वो भी संतुति कराई गई। लेकिन भाजपा सरकार ने कृष्ण मित्र जी को न 2014 में न 2019 में उनको किसी प्रकार का कोई भी सम्मान उनको नहीं दिया। फिर आखिरकार मैंने इस सम्मान के पीछे भागना बंद कर। अच्छा, एक घटना और भी बताते थे कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो इमरजेंसी के टाइम पे लाल किले पे जब कविता होती थी, इंदिरा गांधी वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आई थी, तो कृष्ण मित्र जी ने एक कविता पढ़ी थी जो उन्हीं के खिलाफ पढ़ दी थी। तो वो कौन सी कविता थी, और उसके बाद जो है उनके बाद पुलिस भी उनके पीछे पड़ गई थी और बहुत सारे जो है उनको परेशान भी किया गया। तो इस तरह से वो निर्भीकता से कविता कहते थे, तो वो क्या मसला था, किस तरह का मामला था वो? लाल किला कवि सम्मेलन जो था वो उस कवि सम्मेलन के ओपनिंग बैट्समैन कहे जाते थे। गोपाल प्रसाद व्यास जी उस कवि सम्मेलन को आयोजित करते थे। तो 1975 इमरजेंसी लगी हुई थी और वो कवि सम्मेलन हुआ तो मित्र जी ने वो कविता पढ़ दी इंदिरा गांधी जी के सामने कि गोलियों दुनालियों में रह रहे हैं हम, फिर भी इसको लोकतंत्र कह रहे हैं हम। तो वहाँ से उनके पीछे LIU लग गई और मित्र जी वो कविता पढ़ के, क्योंकि गोपाल प्रसाद व्यास जी ने कहा कि मित्र जी तुम यहाँ से खिसक जाओ, तुम्हारे पीछे LIU लग गई है, तुम अरेस्ट हो जाओगे, नौकरी तुम सरकारी करते हो, कहीं दिक्कत ना आ जाए। और उसका हुआ भी वही। आखिरकार मित्र जी को परमानेंट पेंशन लेनी पड़ी, कुदरती वो प्री रिटायरमेंट लेना पड़ा। रिटायरमेंट अप्लाई हो गया, लेकिन वो रिटायरमेंट स्वीकृत होने से पूर्व ही जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई और माननीय केदारनाथ साहनी जी दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद बन गए। और उन्होंने, क्योंकि माननीय केदारनाथ साहनी जी मेरे पिताजी की बारात में गए, उन्होंने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया और वो फिर नौकरी करने लगे। और 1983 में जाकर जब उनकी 18 साल की नौकरी हो गई ताकि पेंशन मिल जाए, उसके बाद उन्होंने परमानेंट रिटायरमेंट ले लिया। हाँ, ये तो आपने बताया है कि अपने ताऊजी, अपने पिताजी, अपने दादाजी के बारे में आपने बताया किस तरह से जर्नी रही। लेकिन आप जो है वो भी सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और आप सभासद भी रहे हैं। तो आपका क्या जो है, किस तरह से जो है समाज सेवा में रुचि रही और किस तरह से जो है आप काम करते हो और भविष्य में आपकी क्या योजना है? 2012 में तक तो मैं अपने व्यापार में ही मस्त था, अपना व्यापार कर रहा था। 2012 में माननीय तेलूराम काम्बोज जी महापौर बन गए। तो गाजियाबाद के अंदर एक संस्था है गाजियाबाद लोक परिषद, जो 24 जनवरी को गाजियाबाद में कवि सम्मेलन कर। तो 2013 जैसे ही आया, क्योंकि नवंबर 2012 में तेलूराम जी महापौर बन गए थे, तो 2013 में जनवरी 2013 में जैसे ही 24 जनवरी का कवि सम्मेलन आने को हुआ तो तेलूराम जी बोले कि भाई ये कवि सम्मेलन अब मैं तो कर नहीं पाऊंगा, ना मैं किसी के पास चंदा लेने जाऊं, मैं अब मेयर हो गया हूं। तो मित्र जी ने कहा तो भाई मैंने तो कभी किसी से पैसे मांगे ही नहीं, ना मेरे पे मांगने आते। तो मैंने उस समय वो बीड़ा उठाया कि भाई नहीं, यदि गाजियाबाद में ये कवि सम्मेलन जो कि 60 सालों से चला आ रहा था,
ये कवि सम्मेलन बंद हो गया, क्योंकि गाज़ियाबाद की दो धरोहर रही हैं, कृष्ण मित्र जी और डॉक्टर कुंवर बेचैन। साहित्यिक क्षेत्र में आज भी गाज़ियाबाद को डॉक्टर कुंवर बेचैन और कृष्ण मित्र की धरती कहा जाता है। तो मैंने 2013 से गाज़ियाबाद लोक परिषद का महासचिव पद संभाला और मैं इस साहित्यिक संस्था के साथ जुड़ गया और मैंने वो कवि सम्मेलन कराया, और जिसको मैं आज तक करता आ रहा हूँ। और भी कई सामाजिक संस्थाओं के साथ मेरा जुड़ाव है। पंजाबी एकता समिति के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, पंजाबी समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे परिवार में भी हम लोग पंजाब से आए हैं, पंजाबी बोलते हैं। मेरी ननिहाल बठिंडा में है, तो पंजाब जाता हूँ तो मैनू पंजाबी बोलने भी कोई दिक्कत नहीं आती। मैं पंजाबी जानना वा और पंजाबी दे विच गल्लां कर सकना घर दे विच। और मेरा तो खास तौर पे मैं पंजाबी खाना ही पसंद करना। मैं डेली दा 1 या 2 परौंठे मैं जरूर खाना, और मेरे घर दे अंदर पंजाबी पहरावा भी चलता है। ज़्यादातर महिलाएं जिहड़ियां ने वो पंजाबी सूट सलवार पांदियां ने, तो मैं तो पाना ही कुर्ता पजामा वा। और मैं 2017 दे विच अपने वार्ड 39 तो मैं निगम पार्षद बन गया। पार्षद रह के मैंने क्षेत्र की सेवा की। दुर्भाग्यवश भाजपा ने दोबारा मैनू मौका नहीं दिता। ये पार्टी की अपनी सोच है। ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜੁੜਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ? देखो जी, आदमी योजना अपनियां लैके तो चल रहा है कि भाई मैं राजनीतिक क्षेत्र दे विच भी बना रहा, समाजिक क्षेत्र दे विच भी बना रहा, लेकिन कुछ परिवारिक समस्याएं भी आंदियां ने, परिवार दियां भी आंदियां ने, क्योंकि परिवार दे लगभग बड़े बुजुर्ग सारे ही लगभग चले गए। मनमोहन वैद जी चले गए, मेरी ताई जी चली गई, मेरे पिताजी चले गए, माता जी चली गई, मेरे चाचा जी चाची चले गए। तो हुण अपने परिवार दे मुखिया होने के नाते मैंने परिवार भी संभालना है। और राजनीति दे अंदर ये तयशुदा गल है कि राजनीति दे अंदर अज पार्ट टाइम राजनीति नहीं रह गई। राजनीति दे अंदर पूरा समय देना पड़ता है, क्योंकि मैं देख लिया, मैं 5 साल पार्षद रहा। 5 साल पार्षद रहने के दौरान सवेरे 8 बजे तो लैके 12 बजे तक मैं क्षेत्र की जनता की समस्या सुनता सी। उनके बाद भी मैं लगभग 2-3 बंदे अपने कार्यालय ते रखे कि जेड़े जनता की समस्या सुनते रहन। उस कारण मेरा अपना व्यापार भी प्रभावित होया। लेकिन अज भी मैं अपनी राजनीतिक इच्छा जरूर रखना कि भाई जब मैं इन्ना समाज का काम किया है, पार्टी वास्ते काम किया है, तो हुण गाजियाबाद तो उप चुनाव होने वाला है। और पंजाबी समाज की तरफों कि किसी एक पंजाबी नूं, क्योंकि अज तक गाजियाबाद तो पंजाबी समाज नूं कोई सुविधा नहीं मिली। जिस तरीके नाल 1947 के बाद पंजाबियों ने आके गाजियाबाद नूं, जिसले 10-15 हज़ार की आबादी सी, और गाजियाबाद नूं एक इंडस्ट्रीयल टाउन रफूजिया ने बनाया। ਜਿਹੜੇ पंजाबी आए उन्होंने इस गाजियाबाद नूं इंडस्ट्रीयल टाउन बनाया। उनके मुताबिक उस दे बावजूद पंजाबियों नूं कदी कुछ मिलिया नहीं। इस कारण मैं भी चाहना कि भी उस नाते नाल मैं एज ए पंजाबी होने के नाते नाल मैं भी एक विधायक का टिकट का दावेदार हैगा और मैं टिकट मंग रहा। लेकिन ये भी तय है कि अगर पार्टी मैनू टिकट नहीं देंदी, किसी होर पंजाबी नूं टिकट देंदी है, तो मैं उस पंजाबी नूं भी जी जान नाल, असी पंजाबीयत दे नाल हैगे आ, ना कि अकेले अपने नाल नहीं हैगा। असी पंजाबीयत दे नाल हैगे आ। जिस भी पंजाबी नूं टिकट मिलेगा, असी सारे पंजाबी एक छतरी दे थल्ले आके उस पंजाबी नूं जिताउण दा पूरा प्रयास करांगे। बड़ी अच्छी गल तुसीं कीती है कि तुहानूं कोई स्वार्थ नहीं हैगा, तुसीं पंजाबी समाज ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। परिवार ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ कौन-कौन सदस्य हैगे ते की उन्हां दे नाम जरा परिचय करा दो। देखो जी, मेरे परिवार कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा परिवार नहीं है। मैं तो मेरी पत्नी, एक मेरा बेटा है मनु,
एक मेरी बिटिया है विभूति, दोनों की शादी हो गई है। बिटिया कोल 2 बिटिया ने, दोनों जुड़वा बच्चे होए सी उनदे, ते बेटे कोल एक बेटा है, पोता एक मेरा। और अजकल दे बच्चे जिहड़े ने ज़्यादा बच्चे करना उचित नहीं समझते। ये उन्हां दी अपनी इच्छा वे कि 1 करन 2 करन, ये उन्हां दे उपर है। बाकी अपना हसदा खेडदा परिवार है, प्रभु की कृपा है, कोई ऐसी समस्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, जैसा कि आपने आज हिमांशु लव जी के बारे में आज जाना कि उनके परिवार ने कैसे कैसे पाकिस्तान से आकर भारत में संघर्ष किया और अपने आप को स्थापित किया। आज मनमोहन वैद एंड कंपनी अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है और लोग जो है और उसकी साख और उनके गुडविल के आधार पर उनसे प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं। और उनका एक ही सिद्धांत रहा है कि वो आज तक जो है उन्होंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की और अपने जो है सिद्धांतों पर चले, और उसी सिद्धांतों पर चलकर आज हिमांशु लव जी जो है सामाजिक सेवा कर रहे हैं। तो इस एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, और आपको भी यदि ऐसे कोई शख्स मिले जिसके बारे में कोई अच्छी जानकारी आप हमें दे सकें तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे उसको इस पॉडकास्ट के माध्यम से आगे लाने के लिए। हिमांशु जी, आपका जो है इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगले एपिसोड में हम आपसे एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। This program is powered by Mixin. Dream it, live it. Safab, crafting your dreams. जद कीता पंजाबियां ने कीता है कमाल, हो जो बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल।